प्रोग्राम जुर्म व सज़ा के साथ मैं हूं कराची से दानियाल सैयद। कराची में हालिया दिनों में एक ऐसा ग्रुप एक्टिव हुआ है जो वाइट सफ़ेद रंग की गाड़ी में आते हैं और कराची शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में उनकी हालिया दिनों में मुतादिद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स में इन्होंने वारदातें की और कीमती गाड़ियाँ चोरी की। और इनका तरीक़ा वारदात ये है कि एक मुलज़िम गाड़ी के अंदर मौजूद रहता है, दीगर मुलज़मान जो हैं वो निकलते हैं। एक मुलज़िम गाड़ी का दरवाज़ा जो लॉक होता है उसको टेक्निकल तरीके से खोलता है, दूसरा मुलज़िम गाड़ी में दाखिल होकर लेकर गाड़ी फ़रार हो जाते हैं। इस वक्त हम एन उस मकाम पर मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में, जहाँ पर इन मुलज़मान की मुतादिद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। मुतासर शहरियों के पास भी चलते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस वाक़यात रिपोर्ट होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। उनके पुलिस की जो तफ्तीश है उससे वो मुतमईन दिखाई देते हैं या नहीं, या उनका मज़ीद क्या कहना है इन तमाम तर कार्रवाइयों पर, इन वारदातों पर। मुतासर शहरियों का क्या मौक़िफ़ है उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, रिजवान शाह जो मुतासरा शहरी हैं जिनकी कीमती गाड़ी चोरी हुई वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं। रिजवान, ये बताइएगा वारदात किस तारीख को हुई, क्या कहना चाहोगे? ये पौने 7 बजे वारदात हुई है। पौने 7 बजे वारदात हुई है। उसके बाद हमें पता चला 2 बजे जब मैं घर से निकला तो मुझे पता चला मेरी गाड़ी घर के पास मौजूद नहीं है। मैंने यहाँ पे इलाके वालों से पूछा कि गाड़ी कोई लेके गया, बताया कि हमें तो नहीं पता। चौकीदार से पूछा, चौकीदार ने बोला मुझे भी नहीं पता गाड़ी कहाँ है आपकी। उसके बाद मैंने 15 करी। फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद पुलिस ने मुझे बोला मैं लोकेशन पे नहीं आ सकती, आप मुझे जो है करीब कहीं आके मुझे ये अपना इस पे आ जाएं, दिल पसंद पे, वहाँ से आप मुझे अपनी लोकेशन गाइड करें, मैं पहुँच जाऊँगा। फिर मैं उनको दिल पसंद लेने के लिए गया, वो आए, उन लोगों ने मुआयना लिया इलाके का। फिर मैंने उनको बताया, फुटेज चेक करवाई, तो एक फुटेज में एक वाइट कलर की जिसके अंदर 3 मुजरिमान थे। 3 मुजरिमान आए, उन लोगों ने यहाँ लगाई है इस जगह पे। इस जगह पे मैं कैमरामैन से कहूँ मनाजिर दिखा सकें कि इस जगह पे मुलज़मान ने गाड़ी पार्क की, सामने कैमरा लगा हुआ है जिसमें ये तमाम तर अक्सबंदी हुई कि मुलज़मान एक सफ़ेद रंग की गाड़ी में आए थे। 3 मुलज़मान थे, उन्होंने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए कैब लगाई हुई थी। एक बंदे ने कैब लगाई हुई थी, वो गाड़ी से उतरा है, मेरी गाड़ी के पास गया है और बाकायदा उसने दरवाज़ा तोड़ा है या लॉक तोड़ा है। उसके बाद मास्टर की थी, आई डोंट नो। फिर उसके बाद दूसरा मुजरिम आया, उसने जो है वो चाबी उसको दी है, बाकायदा चाबी देखे हुए, एक दूसरे को चाबी चेंज करते हुए बाकायदा फुटेज में आ रहा है। हाँ रिजवान, वो हमने फुटेज देखी कि जिस तरीके से मुलज़मान जो है वो की एक दरवाज़ा खोलता है, दूसरा जो है वो गाड़ी के अंदर दाखिल होता है। ये बताएं, पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद पुलिस क्या मौके पर पहुंची? पुलिस ने मुझे कहा आप थाने जाएँ, मैं थाने गया। फिर मेरी FIR काटी गई। FIR के लिए फिर मुझे क्या कहते हैं अपना मुझे बताया कि आपकी FIR अभी बनती नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है। कितनी ताख़ीर लगी थी FIR के इंदराज में? ऑलमोस्ट घंटा लगा था। 1 घंटा लगा था। फिर मेरी FIR होगी ऑलमोस्ट। उसके बाद मैं यहाँ आया, फिर मैंने फुटेज वगैरह निकलवाई। फिर मैंने अपनी जितनी भी फुटेज थी सब निकलवा के सोशल मीडिया पे अपडेट की। फिर इत्तेफाक की बात ये, सोशल मीडिया से मेरे पास मैसेज आता है किसी बंदे का। मुझे ये बताएगा, आपने मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद पुलिस की तफ्तीश, क्या पुलिस ताउन कर रही है आपके साथ? कोई ताउन नहीं कर रही। पुलिस बस कहती है कि आ जाओ, बैठ जाओ, फिर उसके बाद कुछ होगा तो बताएंगे। मैंने 3 दफ़ा अपने IO से पूछा है कि भाई मुझे स्टेटस दें कि क्या स्टेटस है मेरी गाड़ी का। जी, ये शहरी है मुतासर शहरी रिजवान, जिनकी कीमती लाखों रुपए मालियत की गाड़ी गई। गाड़ी चोरी होने के बाद पुलिस को जब 15 किया गया तो पुलिस ने कहा कि फ़ला मकाम पर आ जाओ। फ़ला मकाम पर ये गए, मुतासर थे, गम में थे क्योंकि कीमती गाड़ी चोरी हुई थी। पुलिस को लेने के लिए गए, पुलिस फिर इस मकाम पर आई, सूरत हाल का जायज़ा लिया, CCTV फुटेज देखी जिसमें मुलज़मान सामने आए और उसके बाद मुकदमे के इंदराज में यकीनी तौर पर ताख़ीर हुई, लेकिन मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद अब तक तफ्तीशी हुकाम की जानिब से कोई ख़ास ताउन नहीं किया जा रहा और इन्होंने भी अदम एतमाद का जो है वो इजहार किया। रिजवान, की बताओ, ये जो एक सूरत हाल पैदा हुई कि के ऊपर समाजी वेबसाइट के ऊपर, समाजी जो ऐप है उसके ऊपर आपको क्या पैगाम मौसूल हुई, किसके पैगाम आते हैं? वो मेरे पास एक मैसेज आता है कि ये आपकी गाड़ी है। मेरी गाड़ी की पिक्चर भी मुझे शेयर की जाती है कि ये आपकी गाड़ी है। मैंने कहा जी मेरी गाड़ी है। तो जब मैंने उससे कांटेक्ट किया कि ये मेरी गाड़ी है, मैंने उसको कॉल की, उसने कॉल नहीं उठाई। फिर उसका अगले दिन मैसेज आया कि आपने लेट रिप्लाई किया। बाकायदा मेरे पास पूरा चैट मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझसे डिमांड करता है कि आप मुझे 6.5 लाख रुपए दें तो मैं आपको आपकी गाड़ी की लोकेशन बताता हूँ, आपकी गाड़ी की लोकेशन क्या है। मैंने उसको कहा कि आप मुझे मेरी गाड़ी की फुटेज वगैरह दे दें तो मैं जो है फिर आपको पैसों की कोई आपके साथ डील करता हूँ। मगर उसने मुझे कोई फुटेज नहीं भेजी। एक फ़ुटेज भेजी थी 1 टाइम वाली, उसके बाद वो फुटेज डिलीट कर दी और बाकायदा मुझसे 6.5 लाख रुपये की डिमांड की जा रही है कि मैं 6.5 लाख दूंगा उसको तो मेरी वो गाड़ी बताएगा कहाँ है।
6.5 लाख रुपए वही मुल्ज़मान जिन्होंने गाड़ी चोरी की। गाड़ी चोरी होने के बाद तस्वीर भी इस मुतासर शहरी को व्हाट्सएप सेंड करने के बाद कहा गया है कि तुम्हारी गाड़ी हमारे पास है, चाहते हो कि अगर ये गाड़ी ले लो तो 6.5 लाख रुपए अदा करो। 6.5 लाख रुपए अदा करने की ये बिल्कुल ये चैट्स जो हैं ये हमारे नाज़रीन अगर देख सकें, मैं अगर दिखाऊं कि ये एक नंबर से इनको मुतासर शहरी को ये तमाम तर मैसेज आए हैं जिसमें डिमांड की जा रही है कि अगर चाहते हो गाड़ी वापस मिल जाए तो पैसे अदा करो। उसके बाद रिजवान, ये इंतहाई दिलचस्प बात है, ये बताएं ये तमाम तर जो सूरत हाल हुई है, ये जो मैसेजेस भी आपको आए हैं, कोई राब्ता हुआ पुलिस से? पुलिस को आपने ये सूरत हाल से आगाह किया? जी मैंने बताया पुलिस को। क्या कहना? अभी तक जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अभी तक जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैं अपनी मदद आप ही जो है कोशिशें कर रहा हूँ। कभी मैं सुबह 6 बजे पेट्रोलिंग करता हूँ कि मुझे गाड़ी नज़र आ जाए, कभी मैं जो है रात को 2 बजे निकलता हूँ घर से बाहर, ना मैं सो सकता हूँ ना मैं जाग सकता हूँ। मैं बड़ा परेशान हूँ, लिहाजा मेरी मदद की जाए। जी बिल्कुल। एक और मुतासर शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी कीमती गाड़ी चोरी हुई है। पुलिस की तफ्तीश में किस हद तक इनको मदद हासिल हुई, गाड़ी के बारे में बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वारदात हुई? वही वाइट गाड़ी का इस्तेमाल करने वाले मुल्ज़मान थे जो आपकी गाड़ी लेके गए? ये एक गाड़ी है वाइट कलर का जो मुख्तलिफ औकात में, वो हमने जब मीडिया पे भी देखा है कि वो नंबर चेंज करके आती है, रात के 3 बजे, सुबह 6 बजे, 4 बजे, इस दौरान ये वारदात करती है। और अब 2 दिन से इसकी और वीडियो आ रही है जो कल या परसों कई मॉडल कॉलोनी में भी हुआ है कि वो वाइट कलर की में वो वारदात कर रहा है। चेहरे वही है, जो कद कामत जो स्टाइल है वो उन्हीं का ही है, लेकिन मुझे अफसोस इस चीज़ पे हो रही है कि एफ़आईआर तो कट जाती है, एफ़आईआर फिर रद्दी में चली जाती है, उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है। शहर के 4 या 5 मुस्तकिल रास्ते हैं जिस पे कैमरे लगे हुए हैं और हमारा आईजी साहब वो ट्रैफिक जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बयान दे देता है, खुश कर देता है आवाम को कि भाई हमने सब हर जगह हर बंदे पे हमारा नज़र है, हर सिग्नल पे हमारा नज़र है। लेकिन इतनी कीमती गाड़ियाँ चोरी होती है, उनको वो कोई ना आज तक किसी चालान में पकड़ी गई, ना किसी थाने ने पकड़ी है, ना ही VLC ने पकड़ी। हम आपके तवसुत से ये वो अपील करते हैं उन लोगों से कि भाई हमारी कीमती गाड़ियाँ जो चोरी हुई है वो जल्द से जल्द रिकवर कराई जाए। मुझे नहीं लगता है कि आज ये 1 हफ्ते के अंदर 7 से 8 गाड़ियाँ चोरी हुई है। मीडिया के ज़रिए हमें पता चल रहा है, उनकी एफ़आईआर आ रही है मुख्तलिफ। इससे ज़्यादा तादाद है जो 1 हफ्ते के दौरान गुलशन इकबाल और गुलिस्तानी जौहर से चोरी हुई हैं। गुलशन इकबाल है, गुलिस्तानी जौहर है, अजीज़ाबाद के एरिया है, इंचोली के एरिया है। कौन सा पोश इलाका है जहाँ वारदात नहीं हुई? या तो मोबाइल छीनते हैं, कत्ल हो जाते हैं, पता नहीं चलता है, वीडियो आ जाती है, उसकी CCTV फुटेज आ जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। हमारी गवर्नमेंट हमें लगती है कि सिर्फ रेड जोन तक महदूद है, वो रेड जोन को ही कराची समझते हैं। रेड जोन के इस तरफ भी इंसान रहते हैं, हमारे भी मेहनत मजदूरी की ख्वारी की गाड़ियाँ होती है सालों में। फिर आपको हालात का भी पता है, बंदा एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से बना लेता है, जमा पूंजी करके वो 1 लम्हे में चली जाती है। फिर आप एफ़आईआर कटवाओ, फिर उस पर धक्के खाते रहो, फिर वो ये VLC वालों को ट्रांसफ़र करते हैं, उनके दफ्तर हमें पता ही नहीं है कि कहाँ है, बस मोबाइल या घूम रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई गाड़ी रिकवर नहीं हुई और ये गाड़ियाँ ज़मीन में भी नहीं घुस रही है, ये रोडों पर ही चल रही है। वही गाड़ी है कि अगर आपको एक गाड़ी का नंबर प्लेट नज़र आ रहा है, चालान उसका 10,000 बेच सकते हो, तो उस गाड़ी में जो चेहरे बैठे हुए उसी नंबर प्लेट को आप फॉलो करके पकड़ कैसे नहीं सकते हो? इतनी इदारे है, इतना फंड आता है इसके पास, ये कहाँ जाता है कुछ नहीं पता है। हम बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। सिंध गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ रेड जोन तक है। हमारा मुतालिबा है कि भाई इन इलाकों में भी कैमरे चेक करो। थोड़ा बड़े अफसरान बाला को मेरा अपील है कि भाई आप दफ्तरों से निकल जाओ, सेकंड टाइम में आ जाओ, चेक करो अपने अपने इलाके, अपने अपने थाने के आप क्या कर रहे हो इधर। ये आपके तवसत से हमारी ये अपील है बार बार अपने IG सिंध से, एडिशनल IG से, IG ट्रैफिक से कि भाई इस पे तवज्जो दो। बहुत परेशान है आवाम, अब तो लोग गाड़ियाँ बाहर ही निकालने से डरते हैं। हाँ जी बिल्कुल। एक और उस्मान नामी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी कीमती गाड़ी चोरी हुई है। उस्मान से ही जानते हैं। उस्मान बताएं कब का ये वाक़या है, क्या कहना चाहोगे? पौने 2 साल हो गए हैं और पौने 2 साल से मैंने बहुत ज़्यादा वर्किंग भी की है इस गाड़ी को ढूंढने के लिए। बलूचिस्तान भी गया, जहाँ जहाँ मेरे अपने वर्किंग कर सकता है वो मैंने की है। पुलिस को भी दिया, CPLC को भी दिया। पौने 2 साल आप बता रहे हैं कि गाड़ी चोरी हुए, पौने 2 साल गुजर चुके हैं, गाड़ी बरामद नहीं हुई है। गाड़ी बरामद होने में बहुत अच्छा, ये मुझे जो रिपोर्टें मिलती रही वो हमने अपने कुछ ताल्लुकात इस्तेमाल किए तो वहाँ से पता चला कि कोयटा टाउन में 10-12 दिन तक गाड़ी खड़ी रही है। उसके बाद ये कंटेनर में रख के गई हैं गाड़ियाँ। कोयटा टाउन सोराबकोट वाला नहीं, ये मद्रास वाला या कौन सा वाला, कोयटा टाउन की तरफ। खैर मैं उधर भी गया हूँ, हर जगह पे मैंने वर्किंग की है। ठीक है, वो जो अपने पुलिस वर्किंग करती है माशाल्लाह वो भी अच्छे करते हैं, वो लोग भी एजेंसियाँ करती हैं वो भी करती हैं। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करते, वो कर रहे होते हैं, लेकिन या तो उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये जो
गाड़ी आ रही है BHL 703 वाली, इसने हर जगह पे वारदात की है। या तो अच्छा इनकी अभी तक CPLC भी क्लियर आ रही है गाड़ी की, ये भी नहीं कि इतने FIR कट चुकी हैं, तो कुछ तो वर्किंग हो ना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि CPLC में ये गाड़ी ताहाल क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है। ये बिल्कुल एक लम्हे फ़िक्रिया है। इनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं कि BHL 703 नंबर सफ़ेद रंग की जो कार है वो CPLC भी क्लियर आ रही है। उसके ख़िलाफ़ मुतादिद जो मुकदमात हैं वो भी दर्ज हो चुके हैं, और वो एक दो नहीं बल्कि दर्जनों वारदातों में वो गाड़ी इस्तेमाल हुई है जो कीमती गाड़ियों से शहरियों को महरूम करेगी। और उस्मान, ये बताइएगा कि अभी हालिया जो ये ग्रुप एक्टिव है, आपके इलाके में भी ये वारदातें हुई हैं, हुकाम से मुताल्लिका पुलिस से या जो महकमा है इससे रिलेटेड AVLC का, उसको क्या कहना चाहोगे? इसको मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वो वर्किंग नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दें। अगर उनके ताल्लुकात इनके साथ ही मिले हुए हैं तो ताल्लुक हटा दें, आवाम को ज़्यादा तवज्जो दे लें, ठीक है। बाकी ये लोग वर्किंग कर रहे होते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि मैं वर्किंग नहीं करते, ये कर रहे होते हैं, लेकिन इनके ज़्यादा चोर हमेशा एक कदम आगे रख के चलता है, गवर्नमेंट से एक कदम आगे रख के चलता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्किंग थोड़ी और बढ़ा दें, 2 कदम आगे चले जाएँ उनसे। जी बिल्कुल, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी कीमती गाड़ी चोरी की गई है। किस जगह से चोरी हुई है और क्या सूरत हाल है, इन्हीं से जानते हैं। आप बताओ कौन सी गाड़ी है, कब चोरी हुई थी, क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा, मेरी गाड़ी थी, मेरी 2016 का मॉडल था, बस घर के पास यहीं खड़ी हुई थी। सुबह 6:45 बजे करीब आए ये लोग, और ऐसे दिन दिहाड़े आके लेकर चले गए जैसे कि उन्हीं की गाड़ी थी। इतनी आराम से उन्होंने गाड़ी खोली है। और रिसेंटली मैंने पुलिस में भी कंप्लेन करी, पर पुलिस का अनफॉर्चुनेटली जो है बस आज 8वां 10वां दिन है, कोई रिस्पांस नहीं है। बस शुरू में जो आए थे उन्होंने बात करी है, उसके बाद उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया किसी चीज़ के ऊपर। ना उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आ रहा भी ख़ास, ना कोई इस तरह की कोई बातचीत हुई है इनसे। बस ये है कि रिसेंटली अभी उनकी हमारी पिछली गली में भी चोरी हो रही है। वो ऐसे घूम रहे हैं उनकी गाड़ी के अंदर सेम नंबर प्लेट्स के ऊपर, दिन दहाड़े घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। आए दिन जो है ना, कभी मेरे पास तो बहुत सारी, यानी कि जो हमारे मोहल्ले के अंदर के लोगों की हैं उनकी मेरे पास वीडियो क्लिप्स पड़े हुए हैं। उन्होंने बोला हमारी गाड़ी 22 दिन पहले चोरी हुई है, किसी के 7 दिन पहले चोरी हुई है, पीछे गली के अंदर ही है जो चोरी हो रही है, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। आए दिन का वारदात है, कुछ ना कुछ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और यही गाड़ी, और सबसे बड़ी बात यह है कि सेम नंबर प्लेट्स पर घूम रहे हैं, सही है ना। और अगर आप बोलें तो नंबर प्लेट से नंबर बता भी देता हूँ मैं आपको। BHL 703 नंबर में घूमते हैं, 3 लोग हैं, पता नहीं कौन सी डिवाइस है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ब्लॉक 2 से भी चोरी हुई है, गुलिस्तान जौहर से। और अभी उनका भी फ़ोन आया था मेरे पास कि आपकी गाड़ी मिली नहीं मिली। मैंने बोला भाई मेरे पास तो कोई रिस्पांस नहीं है, ना इधर से कोई रिस्पांस है, ना अनफॉर्चुनेटली किसी और से। और बंदा जाए तो जाए कहाँ। बिल्कुल, मुतासिर शहरी की आपने गुफ्तगू सुनी, क्या सूरत हाल है। दूसरी जानिब जो एंटी कार लिफ्टिंग सेल हुकाम है, उनका ये कहना है कि ये ग्रोह जो है वो एक्टिव हुआ है। कराची में वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ़ ग्रोह हैं जो एक्टिव हो जाते हैं। कभी मोटरसाइकिल छीनने वाला एक ग्रुप सामने आ जाता है, कभी बैंक डकैती, कभी हाउस रॉबरी, कभी कीमती गाड़ियां चोरी करने का ग्रुप जो है वो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं जो सामने आते हैं। लेकिन अभी हालिया दिनों में ज़िला ईस्ट के अंदर ख़ुसूसी तौर पर गुलशन इकबाल और गुलिस्तानी जौहर के अंदर एक सफ़ेद रंग की गाड़ी में का गैंग है जो 3 अफराद पर मुश्तमिल है, ये वारदातें कर रहे हैं। और हालिया दिनों में तकरीबन अगर 20 दिन की बात की जाए तो 20 दिन के दौरान 18 के करीब गाड़ियाँ जो हैं ये चोरी कर चुके हैं। और अब तक किसी भी गाड़ी को पुलिस की जानिब से बरामद नहीं किया जा सके। और शहरियों का यही शिकवा है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की तफ्तीश जो है वो जहां से शुरू होनी चाहिए थी वहीं पे रुकी हुई है, लेकिन उनकी कीमती गाड़ियां ताहाल बरामद नहीं की जा सकी हैं। थरपारकर की तहसील डिपलो के गांव करमली सम्मा में बकरी चोरी करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को कत्ल करने का वाक़या पेश आया है। जिस शख्स पर बकरी चोरी करने का इल्ज़ाम था उसके पीछे जो लोग थे उन्होंने उसका पीछा करते करते उसको जो है वो कुल्हाड़ियाँ चलाकर, कुल्हाड़ियाँ मारकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गया और उसको ज़ख्मी हालत में डिपलो तालका अस्पताल से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। इस वक्त मौजूद हूँ मैं गांव करमली सम्मा में और हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के भाई। उनसे मालूम करते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया है। सर, मेरा भाई थोड़ा सा दिमाग से मेंटल था, उस वजह से बकरी का इल्ज़ाम आया इसके ऊपर। तो गांव वालों ने हमारे पास आए, हमने बोला यार बकरी इधर होगी,
हम आपको वापस कर देंगे। तो इसने पीछा किया उन लोगों ने मेरे भाई अच्छा, के पीछे। बकरी एक थी या ज़्यादा जी थी? हाँ, एक थी बकरी। तो उन लोगों ने जाके मेरे भाई का पीछा किया, उसको दौड़ा दौड़ा के हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर दौड़ा दौड़ा के उसको कुल्हाड़ियों से बहुत ज़ख्मी किया, लाठियों से ज़ख्मी किया। उसकी उधर ही हालत बिल्कुल ख़राब कर दी। तो हम अच्छा, इस दरमियान आपकी उनसे बात नहीं हुई? क्या बकरी बरामद हुई थी? बात हुई थी सर, हमने उसको बोला बकरी बरामद बरामद हुई है, अब ले जाओ घर, फिर उसको या पुलिस को देंगे या एफआईआर कटवाएंगे या कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो उन लोगों ने नहीं माना, वो जाके पीछे लग गए मेरे भाई के पीछे। तो हमारी बात नहीं मानी उन लोगों ने। अच्छा, तो फिर जब पीछे उस शख्स के पास, आपके भाई के पास पहुंचे, तो क्या उनके पास असला था और किस तरह से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जो आप बता रहे हैं? सर उन लोगों के पास कुल्हाड़ियाँ थी, बिल्कुल लाठी थी, कुल्हाड़ियाँ थी। जो भी पीछे बंदे थे हथियार बथियार नहीं था, सिर्फ कुल्हाड़ियाँ और लाठी थी। और कितने लोग थे अंदाजन, और उससे क्या नुकसान हुआ उस वक्त? सर 10-12 लोग थे। उस टाइम किसी ने पकड़ा, किसी ने क्या किया, इसको कुल्हाड़ियों से गिरा दिया उसको। जी सर। उसके बाद आपको कैसे इल्म हुआ इस वाक़े का, या आप वहाँ? हम माल में खड़े थे उधर बकरियों में, तो 1 किलोमीटर रड़ियाँ हुई, बहुत रड़ियाँ कर रहा था। उसके बाद हम माल छोड़ के उधर चले गए, उसको छुड़ाए, हाथ पाथ बांधे, यार अभी जुल्म ना करो, जो भी हुआ कुछ हुआ जुल्म ना करो। हमने उसको छुड़ाया, उसके हाथ पाथ बांध के। तो उसके बाद आप उसको अस्पताल ले गए? जी सर, मैं लेके गया अस्पताल। मैं था, मूसा था और मुमताज़ था। अस्पताल वालों ने क्या बताया? सर इसकी हालत ख़राब है, उसका लेटर दिया हैदराबाद का, उसी टाइम फ़ौरन हैदराबाद चला गया। तो उसके बाद कोई मुकदमा दर्ज करवाया है आपने? जी हाँ सर, एनसी करवाई थी, ये कानूनी कार्रवाई करा। एफआईआर दर्ज करवाई है आपने? कितने मुलजमान के खिलाफ करवाई है? उसके बाद में हम लोगों ने 5 बंदे के ऊपर एफआईआर दर्ज की। तो यहाँ पे एसएचओ भी आया था। जब हमारा भाई को उन्होंने ज़ख्मी किया था जिस जगह पे, वहाँ पे मैं पहुँच गया था। तो वहाँ पे जो 10-15 लोग थे उन्होंने हमारे को नज़दीक आने नहीं दिया था। हमारा भाई जो था वो शदीद ज़ख्मी था और तड़प रहा था। तो उस टाइम तो कोई गाड़ी भी नहीं आई थी, और वहाँ पे पुलिस ने भी देखा था, लेकिन पुलिस छोड़ के, क्योंकि ज़ख्मी हालत थी, पुलिस भी नहीं उठा पा रही थी। बोला ये रास्ते में इंतकाल हो जाएगा, इनका डेथ हो जाएगा। हालत में तो उसको फौरी अस्पताल नहीं पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। तो हमने खुद प्राइवेट गाड़ी करके हम लोग लेके गए। जब डिप्लो पहुंचे तो डिप्लो के में तकरीबन 15-20 मिनट था। उसके बाद वे रेफर किया हैदराबाद के लिए। तो हैदराबाद पहुंचते ही उसने दम धनी हो गया। कि वाकई बकरी चोरी का इल्जाम था या कुछ और मामला? नहीं, ये बकरी का मसला और कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ बकरी के पीछे था। अच्छा, कोई बिरादरी के तनाज़ा नहीं थे पुराने देरीने, इसके अलावा कोई तनाज़ात हों? नहीं, कोई भी तनाज़ा नहीं था, कोई भी। तो इस बकरी चोरी के इल्जाम पे इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया कि ये बहुत बड़ा जुल्म किया इन्होंने, बहुत बड़ा जुल्म किया। अभी तो देखते हैं इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है हमारे साथ। जो अभी देखते हैं कितना इंसाफ होता है, कितना नहीं होता है। अच्छा, जो कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं जो एफआईआर में? 5 लोग गिरफ्तार हो गए, 4 पहले हुए थे, एक फरार था। अभी एक भी, उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 5 ही गिरफ्तार हैं। तो पुलिस आपकी जो दरख्वास्त है, एफआईआर है, उसके मुताबिक तफ्तीश कर रही है, तावन कर रही है? जी हाँ, तफ्तीश कर रही है, अभी तावन कर रही है, सब कुछ कर रही है हमारे साथ। और तमाम मुलजमान जो हैं वो गिरफ्तार हो गए? जी हाँ, वो तमाम मुलजमान जितने भी है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। सही। तो इस वाक़े के मुतालिक मजीद आप क्या चाहते हैं कि किस तरह हमारे से साथ इंसाफ हो? जो हमारे भाई के साथ जो जुल्म हुआ, बिरबिरत हुई है, उनके लिए हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ इंसाफ करे। जी, काफ़ी मुनफरिद वाक़या है और थरपारकर पुरअमन इलाका है, जहाँ पर ये पहला इस तरह का वाक़या पेश आया है कि एक मामूली सी जो केस में, जिसमें बकरी चोरी का इल्ज़ाम था, जो बकरी फिर वापस भी मिल गई उनको जिनकी थी, लेकिन उन्होंने एक शख्स को वहशियाना तरीके से एक जो है वो मिलकर कत्ल कर दिया और बड़े तशद्दुद वाले तरीके से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके बाद हम चलेंगे पुलिस स्टेशन डिप्लो, जहां पर पुलिस से मालूम करेंगे कि इस वाक़े की किस तरह से तफ्तीश की गई है और कितने मुलज़मान को गिरफ़्तार किया है और मज़ीद क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकी है।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ SHO पुलिस स्टेशन डिप्लो हुसैन बख्श राजड़ के साथ और उनसे मालूम करेंगे कि जो इस नौजवान के तशद्दुद के बाद जो कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी तफसील क्या है और कितने मुलजमान को अब तक गिरफ्तार किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो वाक़या 11 तारीख को हुआ था, तो हमको जैसे इतला मिली हम फ़ौरन पहुँच गए। वहाँ से ज़ख्मी था, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, फिर रेफ़र हुआ हैदराबाद पहुँचने से उनके यहाँ इंतकाल हो गया। उनके ऊपर था कि वो चोरी बकरियाँ करके लेके जा रहा था। फिर 5 आदमियों ने उनके पीछे किया, उनको ज़ख्मी किया, फिर हो गया। तो 11 तारीख को 12 तारीख को हम 4 जो अक्यूज़ थे हमारे, उनको गिरफ़्तार किया। एक को 13 तारीख को गिरफ़्तार कर लिया। 5 मुलज़िम गिरफ़्तार हैं। अच्छा, लोग कानून क्यों हाथ में ले रहे हैं कि वो पुलिस पे एतमाद नहीं है, मुकदमा दर्ज नहीं कराते, तो इस तरह की नौबत क्यों आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये पहले कभी नहीं आई थी, ये तो पहले ही मर्तबा था। ये आपस में बैठे साथ हैं, कोई ज़ाती मसला शायद था इसीलिए। बाकी चोरी तो शायद की होगी, वो रिकवरी तो नहीं है। लेकिन पहले भी ये जो फोती है उनके ऊपर चोरी की FIRs है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मैं खुद कर रहा हूँ। हमारे SSP साहब के अहकामात पे वो भी हमारी निगरानी कर रहा है इसके। अच्छा, ये वक़्वा जो है वो थाने से कितना दूर है, ये गांव मकसद कहाँ पेश आया? सर तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है सर। ये जो है वो जंगल में आया है, डेजर्ट एरिया है, वहीं आया है। तो ये लोग थाने पर नहीं आए, मुलजिम के पीछे चले गए, और कितने लोग थे? थाने पर नहीं आए थे, वो उस मुलजिम के पीछे चले गए। हमें इतला हुआ, हम फ़ौरन वहाँ पहुँचे। वहाँ सरजमीन जाए वक़ुआ पे पहुँचे। अच्छा, तो जाए वक़ुआ पर क्या आदमी ज़ख्मी था, क्या था? जाए वक़ुआ पे आदमी ज़ख्मी था, फिर लेके आए हॉस्पिटल में लेटर दिया, तो उसी टाइम तो ठीक था। उसके बाद वो रेफ़र डॉक्टर ने किया हैदराबाद के लिए, तो हैदराबाद पहुँचते ही वो उसकी डेथ हो गई। तो जो मुलजमान हैं उन्होंने कोई एतराफ़ जुर्म किया है या कोई तफ्तीश चल रही है? तफ्तीश चल रही है, लेकिन वो जो जवाबदार है वो अरेस्ट है। तफ्तीश जो भी होगा इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, जो अक्यूज़्ड हैं कैफे किरदार तक होगा। अच्छा, डिप्लो पुलिस स्टेशन की हद में जो भी इस तरह की शिकायत आ रही है बकरियां चोरी के वाक़यात की, तो उस पर पुलिस क्या इकदाम उठाती है? दरख्वास्त लेते हैं, फौरी मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, नहीं किए जाते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हमारी जो डिप्लो के हद में इसमें तकरीबन कोई चोरी नहीं होती है। ये पहली मर्तबा है जो ऐसा वाक़या हुआ है। अच्छा, लोगों की शिकायत है कि कुछ जो इलाकों के अंदर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो पुलिस का फौरी एक्शन न होने की वजह से भी लोग खुद ब खुद कानून हाथ में उठाने पर मजबूर होते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो कभी हो ही नहीं है। जो डिप्लो के हद में कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। अगर कोई होता है फरियादी कहे तो हम फ़ौरन पहुँच जाते हैं, लेकिन बकरी का मसला हमारे पास नहीं है। अब हमारा रिकॉर्ड देखोगे तो तमाम कम अज़ कम लेंगे। जी, आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरह जो जराइम है उसकी शरह में जो है वो कमी वाक़या होती है, किस तरह जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट इस वक्त मुकम्मल तौर पर सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है उससे लैस जितनी भी जो इक्विपमेंट है पुलिस उसके ज़रिए AI के ज़रिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मेरे साथ इस पर DPO सियालकोट फैसल शहजाद मौजूद हैं, उनसे जानेंगे और विज़िट करेंगे इस सारे सेफ सिटी प्रोजेक्ट का और जानेंगे दिलचस्प बातें किस तरह क्रिमिनल जो है वो अब बच नहीं सकते, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, किस तरह किया जाता है। DPO साहब जानते हैं सर कि प्रोजेक्ट हमारा इस वक्त जो है वो फॉल है और कितने कैमरे लग चुके हैं, मज़ीद इसमें क्या क्या आप जी। थैंक यू वेरी मच जी। एक तो इनिशियली सियालकोट तहसील की हद तक इस सेफ सिटी को इंस्टॉल किया गया था, जिसमें हमने जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट थे, सेंसिटिव एंड वल्नरेबल पॉइंट्स हमारे इस तहसील समड़ियाल के तहसील सियालकोट के सियालकोट सिटी के वो सारे के सारे कैमरा कवर्ड हैं। जो मैं आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करूंगा वो सियालकोट तहसील की हद तक होंगे, सियालकोट सिटी की हद तक। इसमें इनिशियली हमने 150 के करीब कैमराज इंस्टॉल किए इन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर और उनके ज़रिए हमने इस शहर की मॉनिटरिंग स्टार्ट की।
अभी हम अगर क्राइम की स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे पास जो डिफरेंट क्राइम्स ऑफेंसेस जो कमिट हुए उसके हवाले से 619 केसेस हमारे पास आए, जिसमें हमें लोगों को शनाख्त करना था उस ऑफेंस के हवाले से जो वो क्राइम कमिट हुआ, डिफरेंट डिटेल्स थी, जिनको सक्सेसफुली 476 जिनमें से केसेस ऐसे थे कि जिनको सेफ सिटी के इस प्रोजेक्ट के ज़रिए प्रोसेस करके ट्रेस किया गया, उनमें लोगों को अरेस्ट किया गया जो क्रिमिनल्स थे, और उन केसेस को सक्सेसफुली क्लोज किया गया। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसे जैसे हमारे पास केस आते हैं हम उनको प्रोसेस करते हैं और फिर उसमें आगे फर्दर उसको वाइंड अप करते हैं। इसी तरह एक अच्छी बात जो मैं सियालकोट के शहरियों को बताना चाहूँगा वो ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने बाकी 3 तहसीलों के अंदर भी हमारे सेफ सिटी का अप्रूवल दे दिया है, जिसमें हमारी समड़ियाल तहसील है, डस्का तहसील है और पसरूर तहसील है। इन तीनों तहसीलों के अंदर भी हमारा सेफ सिटी इसी तरह इंस्टॉल्ड होगा और वहाँ भी हमारा जो है वो सारे का सारा क्राइम जो है वो मॉनिटर्ड होगा। ये मॉनिटर यहाँ से होगा डीपी ऑफिस से कि वहाँ पे अलग अलग उनके ऑफिस बनेंगे? नहीं, वो उसकी फीड यहाँ भी आएगी लेकिन वहाँ भी उनके कंट्रोल सेंटर बनेंगे। उसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि हम उनके जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, उनके जो सेंसिटिव और वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, क्राइम हॉटस्पॉट्स हैं उनके, वो सारे के सारे जब हम कैमरा कवर्ड कर लेंगे तो हमारा जो क्राइम अभी जो डिक्रीज़ देखने में आ रहा है वो उससे भी कई गुना ज़्यादा होगा। तो कितने सर टोटल ज़िले में कैमरे इंस्टॉल होंगे और किस सतह तक ये जाएंगे आप? तहसील है, तहसील के मेन शहर आपने कवर किए हैं, इसके अलावा क्या यूसी सतह पर भी इसको आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं? तकरीबन हम इनिशियली ये जो अभी अप्रूवल आया है जिसमें 4 हमारी ये टोटल तहसीलें हो जाएंगी जिनमें ये होगा, इनमें को तकरीबन हमारे को 500 के करीब कैमराज इन प्लेस हो जाएंगे और उन 500 कैमराज की प्लेसमेंट के बाद हमारा जो है वो सारे का सारा इसमें अच्छा सिर्फ इसमें क्राइम इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ द होल एक्सरसाइज। इसमें हम जो गुमशुदा बच्चे होते हैं उनको ढूंढने में बड़ा रोल प्ले किया जाता है। इन कैमराज बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो हमारे लोग किडनैप हो जाते हैं, सर कथा माफ़ी चाहूँगा, आवाम की जो दिलचस्पी है उसको मद्देनजर रखते हुए क्या हम चलें सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जानिब चलते हैं और साथ साथ बात भी करते चलते हैं। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि बच्चों को यानी कि मैं कह रहा था कि क्राइम के अलावा हम इसमें जो बच्चे हमारे गुम हो जाते हैं उनको ढूंढने में मदद मिलती है। जितने हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जैसे मुहर्रम उल हराम की ड्यूटी है हमारे, वो इवेंट्स के जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देना पड़ती है, उन सब को हम इन कैमरास के ज़रिए मॉनिटर करते हैं। जैसे 12 रबीउल अव्वल है, इसके अलावा और जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स एक साल के अंदर आते हैं वो सारे के सारे हमारे कैमरा कवर्ड होते हैं। तो क्राइम के अलावा वो क्राइम के अलावा जो प्रिवेंटिव सर्विलेंस है वो सारी भी हम इन्हीं कैमरास के ज़रिए करते हैं और बाकी जब ये एक्सपैंड हो जाएगा तो इसी तरह करेंगे। हाँ जी, मेरा कैमरामैन उस्मान साहब आप ज़रा दिखाइएगा ये सारा सब बताइएगा, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा हमें, या आपका स्टाफ भी बैठा हुआ है यहाँ पे अभी इस वक्त आप देख सकते हैं जी, अभी आप देख सकते हैं इस वक्त एक्चुअल सर्विलेंस हमारी प्रिवेंटिव सर्विलेंस चल रही है। आप देखें इस शहर सियालकोट के अंदर लगे हुए जितने भी कैमरे हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे कैमरे आपको लाइव फीड दे रहे हैं कि किस जगह पे क्या हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप हमारे ये जो स्टाफ मेंबर बैठे हुए हैं अगर आप इनको देखें, इनकी स्क्रीन पे ये इस वक्त प्रिवेंटिव सर्विलेंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है जो यहाँ पार्क्ड है, ये कैमरा को जूम इन करके देख रहे हैं कि कोई मशकूक आदमी या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही, तो ये सारे का सारा इस तरह ऑन। ये सारे लोग जो यहाँ ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं ये सारे लाइव प्रिवेंटिव सर्विलेंस कर रहे हैं। और इसी तरह हमारा एक विंग होता है कि जिसमें ऑफेंस कमिट होने के बाद जब हमें रिपोर्ट होता है तो जो हमारे पास सारा डेटा सेव्ड होता है उसको फिर हम पुल करके उसमें से जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। तो बताइएगा कि अभी तक कितने काबिल जिक्र ऐसे जो अपने जो केसेस है उनको ट्रेस किया है, उनका थोड़ा सा जिक्र कर दे। जिस तरह अभी लास्ट टाइम हमने वो स्टोरी भी की थी, इस पे 6 माह की बच्ची को आपने तलाश किया, उसमें भी इसका सेफ सिटी की मदद से उसको देखिए हमारे कोई अगर मैं फिगर्स आपसे शेयर करूं तो 467 केसेस मैंने आपको बताया जो हमने यहाँ से सॉल्व किए। हर केस के अंदर सेफ सिटी हमें किसी ना किस तरह हेल्प प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जितनी भी इन कैमरास के नीचे से गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल्स गुजरती हैं वो सारी की सारी हमारे पास रिकॉर्डेड होती हैं। जब हम किसी गाड़ी को, किसी मोटरसाइकिल को किसी यूनिक नंबर से जो उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे अगर हम जानना चाहें तो उसकी मूवमेंट का टाइम, उसकी मूवमेंट का रूट, उसमें बाज़ दफ़ा अगर अच्छा व्यू हो तो नंबर ऑफ़ पर्सन जो उसके अंदर बैठे हुए हैं, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है जो सब्सिक्वेंटली उस केस को रिजॉल्व करने में हमें हेल्प आउट करती है। देख रहा हूँ कि ना सिर्फ आप शहरियों को जो है उनकी सर्विलेंस कर रहे हैं,
आपके पुलिस एहलकार भी यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। जी, इसमें दो तीन, एक तो देखें ना, ट्रैफिक के हवाले से हमें पता चल रहा है कि हमारा ट्रैफिक का लड़का इसको रेगुलेट, ट्रैफिक को ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा। नंबर 2, हमारी जो डिप्लॉयमेंट पुलिस की है सेंसिटिव जगहों के ऊपर, क्या वो डिप्लॉयमेंट एक्टिव है, इनएक्टिव है, लड़कों का टर्न आउट कैसा है, किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं सारी की सारी ड्यूटी को, तो वो भी हमें यहाँ पता चलता है। तो उसके बहुत सारे, फिर हमारी एनक्रोचमेंट्स, यस, वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसमें हमें ये पता चल रहा होता है कि हमारा जो एंटी एनक्रोचमेंट स्क्वाड है वो हमारा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये मल्टीपल लेवल के ऊपर हम ये इनके ज़रिए, कैमरास के ज़रिए हम डिफरेंट इशूज़ को देख रहे होते हैं। सर, कितने फीसद अगर हम मुआवजा करें 2024 और 25 का, कितने फीसद शहर का जो क्राइम है उसमें जो शरह उसकी कमी आई है? देखें, जो हमारा ओवरऑल क्राइम है वो 42% डिक्रीज़ है। जो हमारा कैमरा कवर्ड सियालकोट है, जहाँ सेफ सिटी इंस्टॉल्ड है, वहाँ हमारा, आप हैरान रह जाएंगे, कोई हमारा 60% के करीब क्राइम जो है वो रिड्यूस हुआ है, जहाँ जहाँ सेफ सिटी के कैमराज इंस्टॉल्ड हैं। और जो नॉन सेफ सिटी है, जहाँ कैमराज इंस्टॉल्ड नहीं है, वहाँ हमारा कोई 34% के करीब है। तो ये फर्दर, जैसे मैंने बताया कि बाकी 3 तहसीलों में भी आप इमेजिन करें कि बाकी 3 तहसीलों में भी जब जाएगा तो क्राइम जो है उसका डिक्रीज आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा हो जाएगा। जी, अब हम पहुंचे हैं, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, सदर बार इरफानुल्लाह वड़ाइच, और उनसे जानते हैं जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो के ज़रिए जो मुल्ज़मान की निशानदेही की जाती है, ई चालान होते हैं, और जो मुकम्मल जो इसके प्रोग्राम है, इसकी क्या कानूनी हैसियत है अदालत में? क्या ये इसका जो सबूत है, वो जो शहादत है, वो क्या हैसियत रखता है? आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। वड़ाइच साहब, हम बताइएगा कि ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ज़रिए क्राइम की जो शरह है उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें शहरी एतराज़ करते नज़र आते हैं, जैसे ई चालान हो गया, हेलमेट की वायलेशन हो गई, रॉन्ग पार्किंग हो गई। तो ये क्या ये जो एविडेंस है, या ये इसको कानून किस नज़र से देखता है? जी, कानून के हवाला से जो अमेंडमेंट हो चुकी हैं कानूनी शहादत आर्डर 1984 में, उसके हवाले से इसको लीगल हैसियत हासिल हो चुकी है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी इतराज़ है शहरियों की तरफ से, वो राइट ऑफ प्राइवेसी पे है कि जब आप गाड़ी की फ़ोटो बना के भेजते हैं तो उस हवाले से काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, और कुछ लोगों को इसका सामना अपने घरेलू मामलात में भी करना पड़ा है। तो कुछ इश्यूज़ पे डाइवोर्स तक भी बात गई है। तो इस हवाला से कुछ ना कुछ अमेंडमेंट की जानी चाहिए कि फ़ोटो को किस तरीके से भेजा जाना चाहिए। बाकी अदालत में ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्राइमरी एविडेंस के तौर पे शामिल किया जाता है, एक्सेप्ट भी किया जाता है, क्योंकि अब मॉडर्न टेक्निक्स सारी जो हैं वो अदालत में, अब तो अदालत में व्हाट्सएप पे और एविडेंस रिकॉर्ड करने का भी कानून जो है वो अमेंडमेंट के साथ शामिल हो चुका है। यहाँ पर मेरे साथ कमांडर सेफ सिटी डीएसपी साजिद हमीद विर्क मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं इस हवाले। सर, ये बताइएगा कि ये कब ऑपरेशनल हुआ था सेफ सिटी प्रोजेक्ट सियालकोट में? और दूसरा मेरा ये सवाल है आपसे, ताकि इसको हम थोड़ा तफसीली बता सकें। दूसरा सवाल ये है कि क्राइम में कितने फीसद जो है वो उसकी शरह में कमी वाक़ई हुई है? थैंक यू उमर, वेलकम टू सेफ सिटी जी। अच्छा, ये हमारा जी 22 अक्टूबर 2024 को ये ऑपरेशनल हुआ सेफ सिटी, और अभी आज की डेट तक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 69% जो है कवर्ड एरिया जो सेफ सिटी का है उसमें 69% जो है ना हमारा डिडक्शन इन क्राइम है। और बाकी जो सेगमेंट है वो सारे आपके सामने ही हैं, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह 498 जो है हम आज तक लीड्स डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस का पार्ट एंड पार्सल है, सेफ सिटी की अलग आइडेंटिटी नहीं है। तो इसका बेसिक पर्पस तो ये हेल्प आउट करना, लोगों को क्राइम को डिडक्शन करना, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 498 जो मेजर क्राइम्स हैं वो हम लीड्स में इनका पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी एविडेंस वो हम प्रोवाइड कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, और उसमें बहुत सारे मेजर जो केसेस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ सिटी की वजह से रिजॉल्व हुए हैं। क्योंकि कैमरों के जरिए सर्विलेंस हो रही है, तो कानून में, जैसा कि हमें सदर बार ने बताया, कानून क्या वीडियो एविडेंस को किस नज़र में देखता है? अदालतें जो हैं हमारी, जो अदलिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। ये कानून शहादत जो है जी हमारा, उसमें ये एडमिसिबल है,
जो सेफ सिटी की जो एविडेंस है उसका थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी जब FIR होती है, IO अलॉन्ग विद कंप्लेनेंट हमारे पास आते हैं, हम उनको डिटेल में पूरी एविडेंस जो है ना कंपाइल करके एक CD देते हैं, अपना वाटरमार्क लगाते हैं और वो किसी भी कोर्ट में एडमिसिबल टू कोर्ट है, यानी कि कानून शहादत की रोशनी में वो एडमिसिबल है। बरतानवी हुकूमत की तरफ से जारी किए गए ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तानी इस वक्त बरतानिया में जो असाइलम अप्लाई करने वाली नेशनलिटीज़ हैं उनमें नंबर 1 पे आ चुके हैं। जो ताज़ा तरीन आदाद व शुमार है उनके मुताबिक पिछले एक साल में तकरीबन 11,000 पाकिस्तानियों ने इस मुल्क में बरतानिया में असाइलम के लिए अप्लाई किया और यूँ पाकिस्तानीज़ की तादाद नंबर 1 पर है। जो दीगर स्टैटिस्टिक्स हैं उनके मुताबिक यहाँ पर जो इंडियंस हैं उनको पिछले साल में सबसे ज़्यादा वीज़ाज़ जो उनको जो इशूज़ किए गए 8.5 लाख वीज़ाज़ बरतानिया ने पूरी दुनिया के लिए इशू किए, जिसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्टडी या जो दीगर पर्पसेस के लिए जहाँ पर जो लोग लीगल रूट से आए उसमें इंडियंस का पहला नंबर है। उसके बाद तकरीबन 2.25 लाख वीज़ाज़ हैं जो इंडियंस को दिए गए। उसके बाद चाइनीज़ हैं जिनका तकरीबन जो 1,11,000 तक वीज़ाज़ इशू किए गए और उसके बाद तीसरे नंबर पर पाकिस्तानीज़ हैं जो तकरीबन 70,000 हैं जिनको ये वीज़ाज़ इशू किए गए, जो लीगल रूट से तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी आए। उसके बाद नाइजीरिया के लोग हैं और उसके बाद जो अमेरिका और उसके बाद दीगर नेशनलिटीज़ आती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो फिगर्स हैं वो सामने आए हैं। वो कैटेगरी जिसमें सबसे ज़्यादा इलीगल लोग आए हैं उसमें जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं उनका नंबर 1 है। ये वो लोग हैं जो 5 ऐसी नेशनलिटीज़ हैं जिनके बारे में ख्याल ये किया जाता है कि उनको वीज़ा मिलने के चांसेस ना होने के बराबर हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान है, सीरिया है, सूडान है और जो दीगर ममालिक जहाँ पर इस वक्त जंगें चल रही हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा लोग इल्लीगल रूट्स या इर्रेगुलर रूट्स हैं उनके ज़रिए आए, जिसमें अफ़गानिस्तान तकरीबन 7,000 लोग हैं जो एक साल में आए। नाइजीरिया, जो सीरिया और जो दीगर ममालिक के लोग हैं तकरीबन ईरान से तकरीबन 5 से 6,000 इन कैटेगरीज़ में आए हैं। इस तरह से अफ़गानिस्तान का इर्रेगुलर या इल्लीगल तरीके से आने वालों का सबसे पहला नंबर बनता है। जो यहाँ पर जो प्रिजन के अंदर जो पॉपुलेशन है उस प्रिजन पॉपुलेशन में जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो अल्बानिया के हैं। उसके अलावा जो दीगर पोलैंड के लोग हैं और उसके बाद जो इंडिया का आता है जो पहली 5 कैटेगरीज़ में उसमें जो तकरीबन 10 से 11,000 जो मुख्तलिफ फ़ॉरेन नेशनल है जो जेलों में, उसमें जो 5 नेशनलिटीज़ में उसमें इंडिया का नाम भी है, इंडियन नेशनल्स है, लेकिन उसमें पहली बार ऐसे हो रहा है कि पाकिस्तानीज़ अब उस कैटेगरी में नहीं आते। इससे पहले पाकिस्तानी प्रिजन पॉपुलेशन में भी तकरीबन पहली जो 5 नेशनलिटीज़ में थी उनमें आते थे। अब इंडियंस आ चुके हैं लेकिन पाकिस्तानीज़ उस कैटेगरी में नहीं है। दूसरी तरफ जो बरतानवी हुकूमत है उन्होंने जो मुख्तलिफ जो शबाना महमूद होम सेक्रेटरी, उन्होंने बहुत ही सख्त नई पॉलिसीज़ लाने का ऐलान किया जिसमें जिनका मकसद ये है कि बरतानिया में आने वाले जो इमिग्रेशन है उसको रोका जाए। ख़ास जो लीगल इमिग्रेशन है और जो इलीगल इमिग्रेशन है दोनों को रोकने के लिए अब सख्त तरीन इक़दाम सामने लाए जा रहे हैं। होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने ऐलान किया है कि यहाँ पर बरतानिया में जो इससे पहले जो 5 साल के अंदर जो रेफ्यूजी स्टेटस के ऊपर लोग थे जिनको परमानेंट स्टेटस मिल जाता था वो उसको ख़त्म करके अब उस टाइम को तकरीबन अब 20 साल तक ले जाया जाएगा। इसका मकसद ये है कि लोगों को बरतानिया आने से रोका जाए, जो यहाँ पर आकर मुख्तलिफ सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स मिलते थे, जो जहाँ पर जो एक फलाई रियासत का तस्वर था जिसकी वजह से जो लोगों को बहुत अट्रैक्शन थी, उसको ख़त्म करने के लिए अब जो फैमिली यूनियन जो ऑटोमेटिक फैमिली यूनियन थी उसको भी ख़त्म किया जा रहा है और किसी को भी 20 साल तक परमानेंट रेजिडेंस नहीं दी जाएगी और तकरीबन हर 2.5 से 3 साल बाद अगर किसी को यहाँ पर जो स्टेटस दिया जाएगा तो उसको रिव्यू किया जाएगा, सब्जेक्ट टू रिव्यू कर दिया गया। जिसका मतलब ये है कि बरतानवी हुकूमत के पास अब ये इख्तियार है कि जो 2.5 साल का वीज़ा है वो ख़त्म होने के बाद किसी भी शख्स को ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के बगैर जो उसको रिमूव भी किया जा सकता है। ये नया कानून सामने लाया जा रहा है। उसके अलावा जो फैमिली रीयूनियन का जो इख्तियार था उसको भी बरतानवी हुकूमत ख़त्म कर रही है और रिविज़िट कर रही है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ लोग थे जिनके पास काम जो करने का जो परमिशन होती थी वो काम नहीं करती थी, ना सिर्फ ये कि उनको काम करना पड़ेगा बल्कि उनको जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो भी ख़त्म किए जाएंगे। और जो लोग जो उनके पास अगर कोई एसेट्स होंगे, अगर किसी के पास मोटर बाइक है या गाड़ी भी है, उसको भी उससे छीन लिया जाएगा अगर वो शख्स काम नहीं कर रहा या कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। यानी जो डेस्टिट्यूशन है या लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों से महरूम किया जाएगा और उनके लिए वो हर काम किया जा रहा है जो अगले चंद महीनों में, जिससे उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल तरीन
बना दी जाएगी। इन सारी जो मैयज़ ली जा रही हैं उसका मकसद ये है कि लोगों को यहाँ पर आने के लिए इससे रोका जा सके। नई जो कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करा रही हैं बहुत सारे ममालिक जहाँ पर अब उनकी हुकूमतें लोगों को रिमूव किया जाता है उनको ले रही हैं, जिसमें पाकिस्तान का शुमार जो नंबर 1 पे अब हो रहा है कि जहाँ जो नेशनलिटीज़ को रिमूव किया जाता है, जिनको ओवरस्टे हो जाते हैं, पाकिस्तान उनको वापस ले रहा है। इस तरह मुख्तलिफ तकरीबन 3 से 4 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर लोगों को वापस नहीं लिया जा सकता। बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया है कि उन ममालिक से वीज़ाज़ के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाएगी उस वक्त तक कि जब तक कि उन ममालिक की हुकूमतें इस बात पर एग्री नहीं कर जाती कि उनके नेशनल्स हैं उनको वो जब उनको यहाँ से रिमूव किया जाएगा उनको वापस लिया जाएगा। इन सारी जो मैयज़ हैं उनका मकसद ये है कि यहाँ पर लोगों को आने से डिस्करेज किया जाए, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो इल्लीगल तरीके से मुख्तलिफ बोट्स के ज़रिए और पानी के रास्ते से जहाँ पर पहुँचते हैं और फिर आकर जो यहाँ पर ठहरते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा अब, और उसमें चूँकि एक बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में ऐसे टीनेजर्स आते हैं जो अपने आप को ये दिखाते हैं कि वो 16 साल 17 साल से कम उनकी उम्र है, वो बच्चों में जिनका शुमार होता है, लेकिन हकीकत में उनकी जो एज है वो उससे कई ज़्यादा होती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से उनकी असल उम्र भी फाइंड आउट की जाएगी।